नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश शर्मा आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि हमने एक फिजिक्स की सीरीज़ शुरू कर रखी है और फिजिक्स की सीरीज़ में बहुत सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में जैसा आप स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, वर्क, एनर्जी एंड पावर के बारे में जिक्र करने वाले हैं। स्टूडेंट, वर्क क्या होता है, कार्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होती है, शक्ति क्या होती है, बड़े व्यवहारिक तरीके से, बड़े आसान से शब्दों में आज हम इसको सीखते और समझते हैं कि क्या कार्य होता है, ऊर्जा और शक्ति क्या होती है। स्टूडेंट, जब मैं सबसे पहले वर्क की बात करता हूँ, कार्य की बात करता हूँ, तो कार्य क्या होता है। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्या वो बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ वर्क। स्टूडेंट, जब वर्क की बात करता हूं तो बच्चे मुझे बताते भी हैं कि सर, किसी भी वस्तु पर कोई फोर्स लगाना, किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाना ही क्या कहलाता है, कार्य, जिसमें एनर्जी वेस्ट होती हो। बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और वह वस्तु अपने स्थान से डिस्प्लेस हो जाए, विस्थापित हो जाए, तभी उसे क्या माना जाएगा, कार्य माना जाएगा। अन्यथा एक साइंस की लैंग्वेज में, एक फिजिक्स की लैंग्वेज में उसे कार्य नहीं बोला जाता है यदि वस्तु अपने ही स्थान पर स्थिर है, आप चाहे जितना जोर लगा लो। कैसे? इसका एक फॉर्मूला बनता है, W = F.S cos थीटा। F.S cos थीटा कि सर W क्या है, तो W का मतलब होता है वर्क, F का मतलब होता है स्टूडेंट फोर्स, फोर्स को हिंदी में बोला जाता है बल, S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोला जाता है विस्थापन, और विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। यस एंड नो, पिछली क्लास में हम जिक्र भी कर चुके थे। कॉस थीटा, ये कॉस थीटा होता है कोई भी एंगल। आइए मैं इसको समझा देता हूं कैसे। मतलब बल और विस्थापन के गुणनफल को ही क्या बोला जाता है, वर्क बोला जाता है, कार्य बोला जाता है। जैसे मेरे सामने दीवार है, इस दीवार में मैं कितनी फोर्स लगा लूँ, कितनी फोर्स लगा लूँ, ये अपने स्थान से अगर हिलेगी नहीं, स्थिर रहेगी अपने स्थान पर, उसमें डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरा जो वर्क डन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यदि कोई एंगल ऐसा आ गया, जैसे कहीं पर cos 90 का मान आ गया, तो cos 90 की वैल्यू ज़ीरो होती है, तो पूरा की पूरा वर्क डन ही क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगी। यस एंड नो। अब स्टूडेंट, जब हम इस कार्य की बात करते हैं तो जो कार्य होता है, कार्य भी तीन प्रकार का होता है कि सर कौन कौन सा। एक होता है पॉजिटिव वर्क, एक होता है नेगेटिव वर्क, और एक होता है ज़ीरो वर्क। असल में डेली यूजेस में जो चीज़ें होती हैं तो उसमें केवल एक ही कार्य है, पॉजिटिव वर्क। लेकिन पढ़ाई की लैंग्वेज में, साइंस की टर्म्स में अगर मैं आपसे कहूँ तो तीन प्रकार का कार्य है। कौन कौन सा? एक होता है पॉजिटिव वर्क, जिसको हिंदी में कहते हैं धनात्मक कार्य। एक होता है नेगेटिव वर्क, जिसको बोला जाता है ऋणात्मक कार्य। और एक होता है ज़ीरो वर्क, जिसको शून्य कार्य के नाम से जाना जाता है। कैसे? आइए समझते हैं। पॉजिटिव वर्क क्या होता है स्टूडेंट, कि जिस दिशा में फोर्स लगाई जा रही हो, जिस दिशा में फोर्स लगाई जा रही हो, वस्तु अपने स्थान से उसी दिशा में डिस्प्लेस हो जाए। जिस दिशा में फोर्स लगाई जा रही हो उसी डायरेक्शन में यदि वस्तु डिस्प्लेस हो जाए तो उसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव वर्क बोला जाता है। मतलब नेगेटिव वर्क क्या होता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही हो उसके अपोजिट वस्तु आने की कोशिश करे तो उसे बोला जाता है नेगेटिव वर्क। कैसे? इसमें जो जिक्र होगा वो होगा फ्रिक्शन का। क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। घर्षण बल जानते हैं आप? घर्षण बल क्या होता है स्टूडेंट, एक आसान से शब्दों में समझाऊं तो खुरदरापन। आपका जो फर्श होता है वो खुरदरा होता है ना, आप किसी वस्तु को उस पर धकेलिए, लेकिन फर्श के अंदर जो घर्षण बल होता है वो किसी भी वस्तु को अपोज करने की कोशिश करता है, उल्टी डायरेक्शन में, दिशा में मूव करने की कोशिश करता है। तो ये कौन सा वर्क हो जाएगा? नेगेटिव वर्क। आपके लिए ये पॉजिटिव वर्क होगा, लेकिन घर्षण के लिए कौन सा वर्क माना जाएगा? नेगेटिव वर्क माना जाएगा। अब जब हम बात करते हैं ज़ीरो वर्क की, किसकी बात करते हैं? ज़ीरो वर्क की। जीरो वर्क के बारे में चार बातों का विशेष ध्यान रखना। चार तरह से हम कह सकते हैं कि ज़ीरो वर्क है। यदि वस्तु अपने स्थान पर स्टेबल रहे, पहला पॉइंट क्या है, यदि बॉडी अपने स्थान पर क्या रहे, स्टेबल रहे, या कोई भी वस्तु सर्कुलर पाथ में घूम रही हो, वृत्तीय दिशा में घूम रही हो, वृत्त में घूम रही हो, गोले में घूम रही हो। तीसरा, जब हम इसमें जिक्र करते हैं तो कोई भी वस्तु जब उसी जगह पर लौट आए
और चौथा जो इसमें जिक्र होता है स्टूडेंट, यदि 90 डिग्री का एंगल है। ये 4 बातों को याद रख लेना। जब जब ये 4 चीज़ें होंगी तब तब आपका जो वर्क डन रहेगा वो 0 रहेगा। यदि वस्तु कोई स्थिर है, स्टेबल है, स्थिर का मतलब क्या है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सर पे 10 किलो का बोझा लेके 4 घंटे तक एक ही स्थान पर खड़ा रहे, क्या कार्य माना जाएगा? नहीं माना जाएगा स्टूडेंट। यदि वस्तु अपने स्थान से डिस्प्लेस नहीं होगी, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है एफ कॉस थीटा, जब तक फोर्स कितना ही लगा लो, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। बात करते हैं वृत्तीय। वृत्तीय मतलब जैसे ये है, इस स्थान से चालू किया और इसी स्थान पे आके रुक गए, गोल गोल घूम के इसी स्थान पे आके रुक गए, मतलब जिस स्थान से चले थे उसी स्थान पे अगर वापस आके रुक गए तो ये से बोला जाता है विस्थापन। क्या बोला जाता है? विस्थापन बोला जाता है। और विस्थापन इस समय 0 होगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन का जो असल मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, मतलब 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को, कम से कम दूरी को, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी होती है, कम से कम दूरी होती है, उसे ही तो विस्थापन बोला जाता है। अब चालू भी यहीं से किया था, खत्म भी यहीं पे हुआ है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कुछ है थोड़ी, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है? 0 मीटर। कैसे? जैसे एक व्यक्ति ने, एक धावक ने 1600 मीटर ग्राउंड के 4 चक्कर लगाए। जब मैंने डिस्टेंस में बताया होगा तो मैंने आपको बताया होगा 16 चौके 6400 मीटर, तो उसने क्या कर दी? डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया। लेकिन अगर वहीं मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा माय डियर स्टूडेंट 0, क्योंकि जहां से चला था मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर काट के उसी स्थान पे वापस क्यों ना जाऊं, मेरा जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मेरा जो विस्थापन रहेगा वो कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो किसी भी सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज घूमे तो उसका वर्क डन कितना होता है? 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0, तो डिस्प्लेसमेंट के 0 होने से आपका कार्य भी 0 हो जाता है। मैंने तीसरी चीज वही बात बताई कि लौट आए, वस्तु कहीं भी घूम फिर कर कहाँ आ जाए? वापस उसी स्थान पे आ जाए। जैसे कोई व्यक्ति 10 मीटर, कोई भी व्यक्ति, आप ऐसे समझिए, कोई भी व्यक्ति 10 किलो का बोझा लेके 1 किलोमीटर घूम के उसी स्थान पे वापस आ गया जहां से चला था, तो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि विस्थापन कितना है? 0 है। विस्थापन के 0 होने से वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा होता है 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल जब भी जिक्र होगा, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का जिक्र होगा स्टूडेंट, या कोई कुली अपने सर पे सामान लेके वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है? 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। 10 किलो का बोझा लेके एक सिरे से दूसरे सिरे पर गया प्लेटफॉर्म के। प्लेटफॉर्म कैसा है? फ्लैट है। तो जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री के एंगल आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पता है फोर्स कितनी हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, लेकिन 0 की गुना किसी चीज़ में होती है तो वर्क डन हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो एंगल जब 90 का बनेगा तब भी वर्क डन क्या रहेगा स्टूडेंट? 0 ही रहेगा। क्लियर है? आइए तीनों कंडीशन को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन के थ्रू हम एक न्यूमेरिकल करते हैं यहां से। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है मेरे सामने, जैसे डायरेक्ट बता देता हूं मैं आपको। ये कोई वस्तु है, 10 किलोग्राम की वस्तु है, और इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगी। कितनी फोर्स लगी? 10 न्यूटन फोर्स लगी, और ये अपने स्थान से डिस्प्लेस हो गई यहाँ पे। क्लियर है? और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है? जो फ्रिक्शन फोर्स है, जिसको हिंदी में बोला जाता है घर्षण बल। जो घर्षण बल का मान दे रखा है स्टूडेंट, वो 2 न्यूटन दे रखा है। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक जब ये डिस्प्लेस हुई तो इसके बीच का जो डिस्टेंस दे रखा है वो 2 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है? 2 मीटर। ये सारी चीज़ें आपको दे रखी हैं, तो इसका क्वेश्चन बताइए मुझे, आंसर बताइए। कोई भी वस्तु है, जब इसको यहाँ से डिस्प्लेस किया गया तो अपने स्थान से 2 मीटर डिस्प्लेस हो जाती है। कितनी न्यूटन फोर्स लगाई गई? 10 न्यूटन फोर्स लगाई गई, और फ्रिक्शन का मान कितना है? 2 न्यूटन है, और 10 किलोग्राम की बॉडी है। देखिए सारी चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या दे रखा है आइए हम इसमें जानते हैं। सबसे पहले कार्य पूछा है वर्क डन, W = F.S cos थीटा। यस एंड नो? W वेट, वजन कितना है?
वजन नहीं, दिस इज वर्क है, सॉरी, वर्क को बोला जाता है कार्य। एफ क्या है? फोर्स, फोर्स को हिंदी में कहते हैं बल। एस क्या होता है स्टूडेंट? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, 3 तरह का वर्क बताया था। एक बताया था पॉजिटिव वर्क, एक बताया था नेगेटिव, एक बताया था जीरो वर्क। इसी क्वेश्चन से तीनों को करते हैं हम। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? देखिए W इज इक्वल टू एफ, फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। एस डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 2 मीटर है। N2 में कॉस जीरो, कॉस जीरो, क्योंकि उसी डायरेक्शन में मूव हुआ है पॉजिटिव वर्क में जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। तो सीधी सी बात है 10 गुने में 2 इंटू में 1, तो कितना आ गया? 20। क्लियर है? जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, देखो भाई दूसरा वर्क डन निकालते हैं। एफ कितना है? दे रखा है स्टूडेंट, कितनी है फोर्स? 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। अब देखेंगे इनटू में, जब हम नेगेटिव वर्क की बात करते हैं तो जो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा? ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे cos 180 स्टूडेंट, तो cos 180 की वैल्यू आपको पता होगा कितनी होती है? -1 होती है। तो आंसर कितना आ जाएगा? -20। तो कितना वर्क डन आ जाएगा? -20। क्लियर है ना? क्लियर? आगे देखो, तीसरा जीरो वर्क, जीरो वर्क, जीरो वर्क। जीरो वर्क, तीसरा क्वेश्चन क्या है? भार के द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा? भार के द्वारा किया गया कार्य। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। भाई फोर्स क्या है यहाँ पे? फोर्स क्या होगी यहाँ पे? भाई फोर्स mg, तो mg का मतलब W इज इक्वल टू mg। फोर्स मतलब भार ही तो है, ऊपर से जब नीचे पड़ेगा ये, इसका जो भार होगा W इज इक्वल टू mg। वेट, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यही इसका क्या बन गई? फोर्स बन गए ना, यही वेट अब इसके लिए क्या बन गया? फोर्स बन गया, बल बन गया। तो W इज इक्वल टू कितनी फोर्स है? 10। इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2। अब ये एंगल कैसे है? देखिए वस्तु डिस्प्लेस इधर है, फोर्स इधर से लग रही है, तो कितना हो गया? cos 90। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? को डाउट यहां तक? क्लियर है ना? यदि कोई व्यक्ति, अच्छा मुझे बताएंगे, यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियों पे ऊपर चढ़ता है और वापस आके उसी स्थान पे खड़ा हो जाता है तो वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। सही है? यदि कोई व्यक्ति सीढ़ियों पे चढ़ता है तो तब कार्य माना जाएगा। यदि एक कुली एक प्लेटफॉर्म के एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाता है कोई भी सामान लेकर, बोझा लेकर, उसका वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि उस समय जो एंगल क्रिएट हो रहा है वो 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो इस समय कैसा होगा? 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट? कोई डाउट यहां तक? क्लियर होगा ना? जब हम आगे बात करते हैं, एक बात का और ध्यान रखना, ये जो यूनिट है ये जूल में होगी, क्योंकि वर्क की जो यूनिट होती है, कार्य की जो यूनिट होती है, इसको लिख लेना स्टूडेंट, कार्य की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए स्टूडेंट, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइप तो हो नहीं पाया है, डायरेक्ट लिखते हैं। फोर्स दे रखी है 10 न्यूटन। फोर्स कितनी दे रखी है? 10 न्यूटन दे रखी है। एंगल का मान दे रखा है 30 डिग्री। कितना है?
30 डिग्री दे रखा है, और यह स्थान से जो डिस्प्लेस होती है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, वो दे रखा है 5 मीटर। कितना दे रखा है? 5 मीटर। तो इसका वर्क डन पूछा है। क्या पूछा है? वर्क डन, कार्य ज्ञात करें। बताइए बच्चों कार्य क्या होगा? बहुत आसान है। फोर्स दे रखी है, एंगल दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। तो सीधी सी बात है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। क्या है? एफ एस कॉस थीटा। अब आपको पता है फोर्स कितनी है? 10, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, और कॉस 30 डिग्री। तो कितना आ गया भैया? कॉस 30 का मान पता होगा आपको बच्चों। कॉस 30 का मान कितना होता है? √3/2। तो कितना आ गया? 50 √3/2। 2 से कितने पे गया? 25 पे। तो कितना आ गया? 25 √3 जूल, क्योंकि कार्य की यूनिट क्या होती है? जूल। आसान है, बेहद आसान है। मैं फिर बता देता हूँ, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही हो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव हो जाए, पॉजिटिव वर्क, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क, वस्तु डिस्प्लेस ही ना हो, दैट इज कॉल्ड जीरो वर्क। जीरो वर्क के लिए 4 कंडीशन: अपने स्थान पर स्थिर रहे, दोबारा घूम के उसी स्थान पर आ जाए, या गोल गोल घूमे। गोल गोल घूमेगी तब भी कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। वृत्तीय पथ पर घूमे, सही है। और एंगल कितने डिग्री हो? 90 डिग्री, तब भी क्या होगा? 0 ही होगा। क्लियर है? एक और क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ साथ फटाफट। कॉपी पेन लेकर बैठा करें स्टूडेंट, मैं बोल देता हूँ, साथ के साथ लिखते रहिएगा। लिखिए, 10 न्यूटन का बल एक वस्तु को 10 मीटर विस्थापित करता है। तो सीधी सी बात है कि फोर्स कितनी दे रखी है? 10 न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट एस का मान कितना दे रखा है? 10 मीटर। आगे क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट कि यदि किया गया कार्य 50 जूल हो, यदि जो कार्य किया गया है W मीन्स वर्क, कितना है? 50 जूल हो, क्योंकि कार्य की यूनिट जूल होती है। तो विस्थापन की दिशा और बल की दिशा के बीच में कोण ज्ञात करना है, एंगल का मान। बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच में जो एंगल क्रिएट करना है वो बताइए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, फटाफट मुझे करके दिखा दीजिए। 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दे रखा है 75 डिग्री, और आपका जो चौथा ऑप्शन दे रखा है स्टूडेंट वो दे रखा है 45 डिग्री। बताइए, वहीं लिख देता हूँ। चौथा क्या है? 45। बताइए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। बताइए। भाई सीधी सी बात है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। W का मान कितना दे रखा है? 50। फोर्स कितनी है? 10। इनटू में S कितना है? 10। थीटा, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। निकाल दो यार, सीधा है। ये कितना हो गया? 50 इज इक्वल टू 100 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 50 बटे में 100। 50 दूनी 100, तो 1/2। ये देखो, अब जो कॉस थीटा है 1/2 वैल्यू किसकी आती है? किसकी? कॉस 30 की, कॉस 60, कॉस 75, कॉस 45, 60। कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। सो इट मीन्स 1/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो कॉस 60 एंगल होगा। क्लियर? अच्छा बच्चों बताओ, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा वर्क होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बताइए स्टूडेंट, जब किसी वस्तु को ऊपर उछाला जाता है या ऊपर फेंका जाता है तो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य कैसा होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अरे स्टूडेंट, आपके द्वारा कैसा कार्य किया गया है? ऊपर उछाला तो वस्तु कहाँ गई? ऊपर। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कैसा कार्य किया जाएगा? ऊपर जाएगी वस्तु। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? पिछली क्लास में बता चुका हूँ, वो नीचे की तरफ खींचेगा। सो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव वर्क। जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाता है और गुरुत्वाकर्षण के लिए वो कार्य कैसा माना जाएगा? जैसे फ्रिक्शन के लिए था, आगे सरकाया जाता है लेकिन फ्रिक्शन कहाँ करता है? पीछे। सो इट मीन्स दिस इज द नेगेटिव होगा।
क्लियर होगा ना? आगे बढ़ें। देखो स्टूडेंट, ये एंगल का मान क्रिएट कैसे होता है इसको थोड़ा सा जान लें। जैसे सीधी सी लाइन खींच देता हूं, अरे हट जा। देखो ये कोई वस्तु है ये अपने स्थान से यहां पर डिस्प्लेस हुई, यस एंड नो। अब कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इसको ऐसे खींचा, यहां से ये ऐसे खींच के ले जा रहा है। अब ये खींच कहां से रहा है? यहां से फोर्स, लेकिन वस्तु कहां बढ़ रही है? यहां पे। तो ये जो एंगल का मान क्रिएट होगा यही एंगल होता है, यही cos थीटा वाला एंगल होता है। खींच रहा है ऊपर से, वस्तु बढ़ रही है आगे, तो ये एंगल का मान जो क्रिएट हो जाता है वही एंगल का मान मैंने आपको बताया है। डायरेक्ट भी याद रखोगे उससे भी काम चल जाएगा स्टूडेंट, है ना। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, सामदान दंड भेद, पेपर में आंसर सही निकलना चाहिए। ट्रिक के माध्यम से समझो, कंसेप्चुअली समझो, लॉजिकली समझो, कैसे भी समझो, समझ में आना चाहिए। ट्रिक से भी समझते हैं, कंसेप्ट बेसिस भी समझते हैं, कंसेप्ट भी जरूरी होता है सीखना। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इसमें एनर्जी की। किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों? एनर्जी। और एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा। क्या कहते हैं? ऊर्जा। कि सर ऊर्जा क्या होती है? ऊर्जा, आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दी थी एनर्जी के बारे में, आपको पता है, E=mc², है ना। तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बट बताओ मुझे एनर्जी क्या होती है? बताइए। एफिशिएंसी टू डू वर्क एंड एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को। किसको? कार्य करने की क्षमता को क्या बोला जाता है? ऊर्जा बोला जाता है। एबिलिटी टू डू वर्क मतलब जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो यूनिट होती है वो भी क्या होती है? जूल होती है। एनर्जी का मात्रक भी क्या होता है? जूल। मतलब कार्य करने की क्षमता, कितना कार्य कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। जो आपके अंदर एफिशिएंसी है, एबिलिटी है। एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आया, एक ऊर्जा संरक्षण का नियम आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है ऊर्जा संरक्षण का नियम। वो क्या कहता था स्टूडेंट? कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन बी चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही इसको खत्म किया जा सकता है, इसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। मानो ऊर्जा ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। मैं ऐसे भी कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि जो एनर्जी होती है ना वो एकदम नियत होती है, एकदम कांस्टेंट होती है। मानो एक आसान से शब्दों में ट्रिक के माध्यम से समझें, इस सृष्टि की जब रचना हुई होगी ना, वो तब भी उतनी एनर्जी होगी, आज भी उतनी एनर्जी है, और जब इस सृष्टि का विनाश होगा तब भी उतनी एनर्जी रहेगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ना घटती है ना बढ़ती है, जितनी है एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती रहेगी। बस बात समझ आई नहीं आई? इसको प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल बिल्कुल। देखो यहां पे ना दो तरह की एनर्जी है। अच्छा, इस संसार में ना एनर्जी तो बहुत प्रकार की है, बहुत प्रकार की एनर्जी है स्टूडेंट। हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, बहुत प्रकार की। जो जो आप पढ़ेंगे वो सब एनर्जी होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो और एनर्जी हुआ करती हैं, जैसे मान लेते हैं मैं कहता हूँ आपसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, या तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी चीज़ जैसे मोटर है चलेगी तो मैकेनिकल एनर्जी में बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अल्टीमेट दो ही तरह की एनर्जी का जिक्र होता है, वो होता है एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। यहीं पे कर लेते हैं। कौन कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं गतिज ऊर्जा। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी जिसको हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और बेहद आसान है स्टूडेंट, नाम से ही क्लियर है इनके से। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? नाम क्या आ रहा है? गति। किसी भी एक विशेष गति के कारण, एक स्पेशल मोशन के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी एक विशेष स्थिति के कारण, मतलब
पोटेंशियल एनर्जी मतलब रुकी हुई एनर्जी, दिस इज चली हुई एनर्जी। गति, गति मतलब भागना दौड़ना, दिस इज गतिज ऊर्जा। स्थितिज का मतलब होता है रुका हुआ, मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी, मतलब कि संचित ऊर्जा। आपने डेली लाइफ में सुना भी होगा कि आपने अपने अंदर कितना पोटेंशियल स्टोर करके रखा है, मतलब जो स्थिर एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यस एंड नो। जैसे मैं आपसे साथ के साथ एक सवाल करता हूं, खींचा हुआ धनुष कौन सी एनर्जी है? एनर्जी को रोक के रखा है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही छोड़ दिया तो तीर ने क्या पकड़ ली? गति पकड़ ली, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। नदी का बहता जल, काइनेटिक एनर्जी। नदी का रोका हुआ जल, पोटेंशियल एनर्जी। बांध बनाकर रोका गया पानी, पोटेंशियल एनर्जी। बांध से गिराया गया पानी, डैम से गिराया गया पानी, काइनेटिक एनर्जी। बच्चों के खिलौनों की गाड़ी में चाबी भरना, देखे होंगे ना खिलौने, आप भी खेले होंगे। पता नहीं आप खेले या नहीं खेले, लेकिन आजकल के बच्चे तो खेलते हैं खिलौनों से। तो उसमें बच्चों ने खिलौना गाड़ी में चाबी भर देते हैं और जैसे ही चाबी को निकाल लेते हैं तो गाड़ी अपने आप चलने लगती है। यस एंड नो। तो वो एनर्जी स्टोर करती है और जैसे ही एनर्जी स्टोर करती तो फिर वो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाती है। यस एंड नो। अलार्म वाली घड़ी में चाबी भरना, वो अलार्म वाली या जो हाथ की घड़ी होती थी उसमें चाबी भरते थे। यस एंड नो। एनर्जी स्टोर करती है और जैसे ही बज उठती है तो किस में चेंज हो जाती है? चलती है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। यस एंड नो। और मैंने बताया था कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ही तो बदलती है। आइए इसको और प्रैक्टिकल समझा देता हूँ थोड़ा सा इस चैप्टर में। देखिए कैसे। इस समय ये मार्कर में कौन सी एनर्जी है? मैं बार बार ये एग्जाम्पल दे चुका हूँ। इस समय स्थिर अवस्था में है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही मैंने इसको नीचे गिराया, जैसे मैं इसको नीचे गिराऊंगा तो किस में जाएगा? मोशन में जाएगा, गति में, दैट इज कॉल्ड फिर काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ही ये नीचे आके पड़ेगा धरती में, ग्रेविटी खींच रही है ना, अब ये मेरे हाथ पे कैसे है? दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा होगा। तो मेरे कैसा है? स्थिर। तो ये कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती तो है लेकिन कभी भी खत्म नहीं हो सकती है। आइए इसी एग्जाम्पल को और बड़े आसान से शब्दों में मैं बताता हूँ। जैसे मानो बांध बनाकर रोका गया पानी, डैम पे पानी को रोक के रखते हैं। बांध बनाकर रोका गया पानी, कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। बांध से गिराया गया पानी, काइनेटिक एनर्जी है। यस एंड नो। नीचे लगे होते हैं हाइड्रा टरबाइन, वो टरबाइन घूमते हैं। जब घूमते हैं तो कोई कार्य हो रहा होता है और इसी को बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। और इस मैकेनिकल एनर्जी के बारे में एक गुरु ज्ञान दे रहा हूँ, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और मैं क्या बात है, पूरी की पूरी मैकेनिकल का एक ही सार होता है कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी मशीन के द्वारा जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे बोला जाता है मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी। यस एंड नो। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है, घर में इससे बांध पे क्या बनाई जाती है? बिजली बनाई जाती है। सो इट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और प्यारे बच्चों, यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपके घर में क्या जल जाएगी? लाइट जल जाएगी। सो इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो गई? लाइट एनर्जी में चेंज हो जाती है। और लाइट एनर्जी जब जलती रहेगी, जब इसके पास हाथ लगा के देखोगे ना, जैसे मेरे पास भी लगी हुई है, तो ये कैसी महसूस होगी? गर्म महसूस होगी। और गर्म मतलब कि हीट एनर्जी। क्या होगी? हीट। क्यों? क्योंकि आपको पता है, देखिए पोटेंशियल से चली थी, चलते चलते कहाँ पहुँची? हीट में पहुँची। मतलब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज होती है, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होती है। यस एंड नो। तो याद रखना कि ऊर्जा ना कभी बनती है ना कभी खत्म होती है, ये हमेशा एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है? चेंज होती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? क्लियर है ना बच्चों? इस काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? चलो अगले पेज पे चलते हैं। देखो भाई, ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका एक फॉर्मूला होता है ½ mv²। हाफ का मतलब तो सीधी सी बात है हाफ ही होगा। m का मतलब होता है मास, और मास को कहते हैं द्रव्यमान। क्या कहते हैं? द्रव्यमान। की सर व्हाट इज द्रव्यमान? द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, कभी भी मास ना घटता है ना बढ़ता है। आप पृथ्वी नहीं कहीं भी चले जाइए आप यूनिवर्स में, आपका जो मास है वो सेम रहेगा। मास का मतलब क्या होता है? जितना उस वस्तु के अंदर मटेरियल होता है। जैसे अरे आपने सुना होगा आपकी बॉडी के अंदर जो मास है, मास प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, गोश्त
मतलब जितना है उतना ही तो रहेगा। इस मार्कर का मास पृथ्वी पर रखो इतना ही रहेगा, चंद्रमा पर चले जाओ इतना। वेट में प्रभाव पड़ सकता है, घट बढ़ सकता है, लेकिन कभी भी मास में प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना मटेरियल है, ऐसा थोड़े कि ये ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, जैसा है ऐसा ही रहेगा। तो मास कभी भी चेंज नहीं होता है। और प्यारे बच्चों, जो v होती है ना, v को बोला जाता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी को हिंदी में बोला जाता है वेग। वेग का मतलब ही क्या होता है? भागना, दौड़ना, चलना। दिस इज वेलोसिटी। जो चीज़ मोशन में है, गति में है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और प्यारे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी को हिंदी में क्या कहते थे? स्थितिज ऊर्जा। यस एंड नो। और स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। क्या होता है? mgh। इट्स नॉट अ mdh, है ना, असली मसाले सच। mdh, दिस इज mgh। m का मतलब क्या है? मास। मास को क्या कहते हैं? द्रव्यमान। अभी पढ़ा था, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, सेम रहेगा। g का मतलब क्या होता है? ग्रेविटी। और ग्रेविटी को हिंदी में कहते हैं गुरुत्वीय बल। और इसको आप अच्छे से जान चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इसी में जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं, पीछे दी हुई होगी। एच का मतलब होता है हाइट। जहाँ पर किसी भी वस्तु की कोई हाइट रही होगी, वहीं क्या काम करेगी? ग्रेविटी काम करेगी ना। यदि किसी वस्तु में हाइट है तभी तो कौन काम करेगी? ग्रेविटी। ग्रेविटी होती क्या है कि जब वस्तु को ऊपर उछाला जाता है, वस्तु ऊपर होती है, तो पृथ्वी उसे अपने अक्ष की तरफ, केंद्र की तरफ, नीचे की तरफ खींचती है, वही क्या होती है? ग्रेविटी होती है। तो m का मतलब मास, g का मतलब ग्रेविटी, h का मतलब हाइट। और इसमें क्या होता है? m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। स्टूडेंट, एक बात का और विशेष ध्यान रखिएगा यहाँ पे, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपस में कंबाइंड हो जाती हैं तो एक एनर्जी निकल के आती है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब आपस में कंबाइंड होती हैं तो उसे ही क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हिंदी में बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। जैसे इसके एग्जाम्पल पेपर में पूछे जाते हैं, बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे पूछा गया हवाई जहाज का उड़ना। क्या? हवाई जहाज का उड़ना कौन सी है? कौन सी एनर्जी है हवाई जहाज का उड़ना? कि सर चल रहा है तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अपने लेवल पे स्टूडेंट, लेकिन याद रखिएगा भैया, हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसमें मैकेनिकल होती है प्यारे बच्चों। क्यों होती है मैकेनिकल एनर्जी? क्योंकि सीधी सी बात है, चल रहा है, उड़ रहा है। अब उड़ेगा कहाँ? आसमान में, ऊपर ही तो उड़ेगा, धरती से ऊपर ही उड़ेगा। और जब धरती से ऊपर उड़ेगा तो कहीं ना कहीं हाइट है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है हाइट। जब हाइट है तो ग्रेविटी काम कर रही है कि नहीं कर रही है? कि सर बिल्कुल कर रही है। क्या हवाई जहाज का अपना मास होता है कि नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। तो यही तो माय डियर पोटेंशियल एनर्जी होती थी। जब मास भी हो, ग्रेविटी भी हो, हाइट भी हो, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और स्टूडेंट प्यारे बच्चों, जब वो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, तो वेलोसिटी भी होगी, मास भी है, और हाफ ये होता ही है। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और मैं आप इस बात को मैं बता ही चुका हूँ कि जब काइनेटिक और पोटेंशियल आपस में मिल जाती हैं तो दिस इज मैकेनिकल एनर्जी। इसी के आधार पर, इसी के बिहाव पर एक और क्वेश्चन पूछा गया कि उड़ते हुए पंछी में या चलते हुए तीर में कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। ऐसा थोड़ी कि तीर धरती में चलता है ऊपर तो कहीं ना कहीं हाइट है, और चल रहा है तो कौन सी एनर्जी है? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी है। उड़ता हुआ पंछी, पंछी भी तो हवाई जहाज की तरह कार्य करता है, तो वही चीज़ है, उसमें भी कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। हाँ या ना? क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ, चलती हुई ट्रेन या चलती हुई बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी है? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, चलती हुई ट्रेन में या चलती हुई बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी है? बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। चलती हुई बस या ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी है? ये कोई बस या ट्रेन है, ठीक है, और इसमें कौन बैठा हुआ है? आप बैठे हुए हैं। चलती हुई बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी है? बैठे हुए व्यक्ति के लिए पोटेंशियल एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है
या मैकेनिकल एनर्जी है? बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? मैकेनिकल एनर्जी रहेगा। अच्छा, यहाँ डाउट आने वाला है बच्चों का, उस डाउट को मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैसे डाउट आपका नहीं रहेगा। मैंने बोला है कि बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए, बस चल रही है, सीधी सी बात है, इस बात का जिक्र हम मोशन चैप्टर में कर चुके हैं कि यदि कोई वस्तु ट्रेन में या बस में बैठा, अगर बस चल रही है तो सीधी सी बात है कि बस के साथ साथ जो व्यक्ति है वो भी किस में है? मोशन में है। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जड़त्व का नियम, इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन, याद करिए उस लॉ को। अगर नहीं पता है तो उस क्लास को देखिएगा स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनर्शिया लॉ ऑफ मोशन में मैंने क्या बताया था कि यदि कोई वस्तु चल रही है तो मूव रहना चाहती है, गति में ही रहना चाहती है। यदि आप किसी ट्रेन या बस में बैठे हैं और ट्रेन चल रही है तो सीधा सा मतलब है कि आप भी किस में हैं? गति में हैं। तो सीधी सी बात है, जब गति में है तो कौन सी एनर्जी होगी? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन इसके साथ साथ अब जो बस या ट्रेन या है वो कहाँ चल रही है? धरती पे चल रही है। लेकिन आप धरती पे थोड़ी हैं, आप तो धरती से कहाँ हैं? ऊपर हैं। तो आप में कौन काम कर रही है? ग्रेविटी भी काम कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। जब ग्रेविटी काम कर रही है तो सीधी सी बात है कि ग्रेविटी कहीं ना कहीं हाइट है, ग्रेविटी है, मास आपका है, तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी काम कर रही है? पोटेंशियल एनर्जी। सो इट मीन्स काइनेटिक और पोटेंशियल क्या बन जाती है? मैकेनिकल एनर्जी बन जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों? तो बस में बैठे हुए व्यक्ति के लिए कौन सी एनर्जी है? और चलती हुई बस पूछ लेता तो कौन सी एनर्जी होती? काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो कहाँ चल रही है? धरती में ही चल रही है। क्लियर होगा प्यारे बच्चों? कोई डाउट यहाँ पे? यस एंड नो? तो अगली इसमें इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे एक टर्म्स आती है और उस टर्म्स का क्या नाम है कि वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता है? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क, कार्य ऊर्जा की थ्योरम के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा जानना होता है। और इसके बारे में मतलब जो वर्क है ना वो हमारी एक प्रकार की एनर्जी ही होता है। वर्क क्या है? एक प्रकार की एनर्जी ही है। कैसे? आइए इसको जानते हैं। जैसे 2 किलोग्राम की कोई वस्तु है, ये क्या है? 2 किलोग्राम की कोई भी वस्तु है, इसका मास है। यस एंड नो? अब इसको फोर्स लगाई गई और ये 2 मीटर डिस्प्लेस हो गई। कितना हो गई प्यारे बच्चों? 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग दिया गया, इसमें फोर्स नहीं, ऐसे लिखते हैं 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इसको कहाँ सरका गया? आगे सरकाया गया। यस एंड नो? क्लियर है? अब जब इसको आगे सरकाया गया तो यहाँ पे जाकर यही जो 2 किलोग्राम की वस्तु थी 4 मीटर प्रति सेकंड, इसका वेग कितना हो गया? 4 मीटर पर सेकंड। यस एंड नो? तो दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करें। ये जो 2 किलोग्राम की वस्तु थी, पहली कंडीशन में इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 2 किलोमीटर और यहाँ पर पहुँचकर फाइनल कितनी? 4 मीटर प्रति सेकंड। सही है? तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करें। पता है आपको? काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। ये कौन सी है? फाइनल, यहाँ लिख लेते हैं। और ये कौन सी है? इनिशियल। आपको पता है 1/2, मास कितना दे रखा है? 2 किलोग्राम। और वेलोसिटी कितनी है? 2 का स्क्वायर 4, 2 से 2 तो कितना आएगा काइनेटिक एनर्जी? 4 जूल। क्लियर? इसको देखते हैं। 1/2 मास इनटू में 4 चौके 16, 2 से 2 तो कितना है? 16। सीधी सी बात है कि यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वेग को यदि दोगुना कर दिया जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, वो कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। यहाँ एक टर्म्स आगे आएगी, मैं बताने भी वाला हूँ, उस बात का भी वैसे ध्यान रखिएगा।
यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। अगर संवेग को भी दोगुना कर दिया जाए, संवेग को बोला जाता है मोमेंटम, तो भी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है। क्लियर है ना? वर्क भी एक ही प्रकार की एनर्जी है प्यारे बच्चों, सही है। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम एक और। क्वेश्चन दे रखा है प्यारे बच्चों, लिखो फटाफट। किसी वस्तु का मास दे रखा है 8 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 8 किलोग्राम। और काइनेटिक एनर्जी का मान दे रखा है 24 जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 24 जूल। तो इसमें वेग पूछा है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पूछी है, निकाल दो फटाफट। मास दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, वेलोसिटी पूछी है भैया। अरे प्यारे बच्चों निकल जाएगा ना फटाफट। वेलोसिटी का मान आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है बच्चों? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है? 24 इज इक्वल टू हाफ। m कितना दे रखा है? 8v स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, 2 चौके 8, तो 24 बराबर में 4v स्क्वायर। तो v स्क्वायर कितना हो गया? 24 बटे में 4, तो 4 छक्के 6। तो v का मान कितना हो गया? √6 मीटर पर सेकंड। बात समझ आई? √6 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का मान कितना है? अरे स्टूडेंट, क्वेश्चन को ही आंसर बना देगा, आंसर को ही क्वेश्चन बना देगा। क्लियर है ना? यस एंड नो? तो बच्चों इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक रिलेशन जानते हैं, और वो रिलेशन हम जानते हैं मोमेंटम, संवेग और काइनेटिक एनर्जी के बीच। क्लियर है? तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन मतलब संबंध किस किस के बीच में? संबंध गतिज ऊर्जा और संवेग। संवेग को जो डिनोट करते हैं ना, वो P से करते हैं। दिस इज काइनेटिक एनर्जी। देखो आपको पता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो संवेग क्या होता है? सबसे पहले P इज इक्वल टू mv। P का मतलब संवेग, मोमेंटम। M का मतलब में मास, मास मतलब द्रव्यमान। v मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वेग। हाँ या ना? अब आपको पता है, देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। यस एंड नो? अब आपने क्या करना है? रैशनलाइजेशन करना है। देखो कैसे? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब क्या करना है कि m से गुना और m से भाग। कोई फर्क पड़ेगा? वही चीज़ है ना, लेकिन आसान बनाने के लिए मैंने किया कि m से ही तो गुना कर दिया और m से ही क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो इससे कोई भी फर्क पड़ने वाला बच्चों नहीं है। यस एंड नो? अब अगली लाइन में मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर बाई m। यस एंड नो? यस एंड नो बच्चों? मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? प्यारे बच्चों बताइए फटाफट मुझे कि सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? अगली लाइन में आपको पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है? mv होता है। आप पढ़ चुके हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी हाफ, इस m की जगह और v की जगह मैं P लिख दूं, और दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर कर दूं, और बटे में m। मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन में 2m। हाँ या ना? बताओ बच्चों, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन बन जाता है। इसी के आधार पे क्या पूछ लिया जाता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपको सीधी सीधी पूछेगा कि यदि मोमेंटम 2 गुना कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 2 गुना कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पर क्या बदलाव आएगा? 4 गुना हो जाएगी। 3 गुना कर दिया जाए तो 9 गुना, 4 गुना तो 16 गुना। बात समझ आ रही है? यही चीज़ का मैंने जिक्र किया था पहले भी। क्लियर है ना प्यारे बच्चों? क्लियर?
संवेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? 4 गुना। अब हम इसमें जिक्र करेंगे प्यारे बच्चों ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण। आपको पता है एनर्जी ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट, आपको पता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में चेंज होती है। कौन कौन से वो इक्विपमेंट होते हैं, तो एक तरफ लिखते हैं वो इक्विपमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं उपकरण, और इधर लिखेंगे चेंज एनर्जी, मतलब एनर्जी में बदलाव। कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस एनर्जी को किस में चेंज कर देता है, या इसको चेंज एनर्जी को हम कन्वर्जन भी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? देखो कैसे। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूं डायनमो। क्या कहता हूं बच्चों? डायनमो। कि सर व्हाट इज डायनमो? डायनेमो। डायनेमो को बोला जाता है जनरेटर। डायनेमो हिंदी और इंग्लिश में भी कहते हैं और इसको जनरेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जनरेटर, जिसको एक आम भाषा में आपके गाँवों में जनरेटर कहते होंगे। ये जो जनरेटर होता है ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करता है? स्टूडेंट, इस ऊर्जा चेंज वाले उपकरण में केवल एक ही बात का विशेष ध्यान रखना है कि पहली कौन सी इनपुट दी जा रही है और आउटपुट क्या निकल रहा है। कौन सी एनर्जी दी जा रही है, बदले में आउटपुट क्या निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। केवल 2 ही एनर्जी का जिक्र करना, बीच का सबको छोड़ देना। ट्रिक बता रहा हूं समझने के लिए किसी भी क्वेश्चन में, फर्स्ट एनर्जी एंड लास्ट एनर्जी, बस। हमें बीच से कोई मतलब ही नहीं है। कौन सी एनर्जी इनपुट दी गई, कौन सी आउटपुट निकली, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन एनर्जी, चेंज एनर्जी। कैसे? डायनेमो। डायनेमो किस लिए यूज किया जाता है? शादी ब्याह में जनरेटर का यूज किया जाता है। किस लिए यूज किया जाता है? लाइट के लिए यूज किया जाता है। सो इट मीन सीधी सी बात है कि टू लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी को किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। किसको? अब ये जो जनरेटर होता है स्टूडेंट, ये किससे चलता है? आपने देखा होगा जनरेटर में हत्था मारा जाता है, ऐसे टक 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 शुरू होता है ना। जब वो हत्था मारा जाता है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी मशीन के द्वारा जब को कार्य किया जाता है ना, उसको बोला जाता है मैकेनिकल एनर्जी। यस एंड नो? तो मतलब यांत्रिक ऊर्जा को लिख लेना, इसको यांत्रिक ऊर्जा को किस में चेंज करता है? प्रकाश ऊर्जा में। किस में करता है प्यारे बच्चों? प्रकाश ऊर्जा में। क्लियर है ना? देखो, दूसरा है इलेक्ट्रिक मोटर, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत मोटर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विद्युत मोटर। जो विद्युत मोटर होती है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है? बताइए फटाफट। इलेक्ट्रिक, आपके घर में मोटर होगी, क्या काम करती है? पानी को लाने का काम करती है। चारा, जो आप न्यार कहते होंगे, जो भी कहते होंगे, चारा को काटने वाली मशीन होगी, वो मोटर से चलती होगी। जब घर में बिजली आती होगी तभी तो चलती होगी। नाम से ही क्लियर, इलेक्ट्रिक मोटर। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पे ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे असल में। बिजली आती है ना, वो लाइट भी जल जाती है उससे, इस वजह से बोल दिया। विद्युत मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू चारा काटना, कोई भी कार्य होना, पानी आना, वो क्या बोला जाता है? मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, बट डायनेमो जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्लियर है प्यारे बच्चों? ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं हम। दिख रहा होगा? हाँ, मैं कहता हूं बच्चों आपसे, तीसरा इसमें एग्जांपल लेता हूं मैं, सितार या गिटार या ढोलक, कुछ भी कह सकता हूं, कोई भी वादन यंत्र। सितार को किससे, गिटार को किससे बजाया जाता है? हाथों से। ढोलक को किससे बजाया जाता है? हाथों से। नगाड़ों को हाथों से। तो कार्य किया जाता है, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी टू। क्या क्रिएट होता है? साउंड, आवाज निकलती है, सो इट मीन साउंड एनर्जी में। यस एंड नो? मैं चौथा कहता हूं लाउड स्पीकर।
देखें लाउड स्पीकर, माइक, लाउड स्पीकर किससे जलता है, किससे चलता है, बिजली से चलता है। तो पहली एनर्जी कौन सी दी जा रही है, बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 2, अब जैसे ही लाउड स्पीकर किस लिए यूज़ किया जाता है, आवाज़ को फैलाने के लिए। तो आवाज़ को फैलाने के लिए मतलब सुनाने के लिए, तो किस में होगी, साउंड एनर्जी। ऐसे का मतलब साउंड एनर्जी कर लेना है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी, विद्युत ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में। नंबर 4, माइक्रोफोन। क्या है, माइक्रोफोन। प्यारे बच्चों माइक्रोफोन बताइए, वॉकी टॉकी जैसे ये है मेरे पास, है ना माइक्रोफोन, आपको आ रही है ना आवाज़। माइक्रोफोन किस लिए यूज़ होता है, फौजी पुलिस वालों के पास देखा होगा माइक्रोफोन। स्टूडेंट होता क्या है, उसमें बोलते हैं, पहले बोला जाता है, सीधी सी बात है कि सर बोलेंगे तो साउंड एनर्जी 2, फिर आवाज़ ही तो सुनेगी, साउंड एनर्जी, साउंड टू साउंड एनर्जी। लेकिन यहाँ पे चेंजमेंट दर्शाना है प्यारे बच्चों, तो साउंड से साउंड चेंज कहाँ हुआ, तो इसमें होता क्या है कि वो इलेक्ट्रिकल के जरिए जैसे मैंने पहले बोला जाएगा तो साउंड एनर्जी और इलेक्ट्रिकल के जरिए वो आपस में जुड़ा हुआ होता है। तो इस वजह से हम कह देते हैं कि साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऐसे ही जब मैं और बात करता हूँ तो अगले पॉइंट पे जब चलता हूँ तो मैं आपसे कहता हूँ मोमबत्ती। इतने आप कमेंट सेक्शन में मुझे मोमबत्ती का बताइए स्टूडेंट, इतने में पी लेता हूँ पानी, मुझे लग रही है प्यास। क्लियर है, मोमबत्ती का बताइए किस ऊर्जा को किस में चेंज करता है, जल्दी बताइए बच्चों, 1 सेकंड में फटाफट। हो गया बच्चों, मोमबत्ती बताइए, मोमबत्ती बताओ बच्चों। अच्छा देखो मोमबत्ती में क्या है, अब मोमबत्ती में ये मत समझ लेना कि सर आपने बताया कि पहली एनर्जी और लास्ट की एनर्जी की माचिस निकाली, दिया सलाई, वो जलाई तो कार्य किया, मैकेनिकल एनर्जी नहीं। उसका जो असली प्रोसेस शुरू होता है वो जलने से शुरू होता है। होता क्या है कि मोमबत्ती में कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो स्टूडेंट दिस इज केमिकल एनर्जी टू, केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल एनर्जी टू जलेगी तो क्या उत्पन्न करेगी, प्रकाश, लाइट एनर्जी। मतलब रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देती है, प्रकाश ऊर्जा में। यस एंड नो, आपने देखा होगा जो सोलर सिस्टम होता है प्यारे बच्चों, वो सोलर पैनल देखे होंगे। सोलर सिस्टम क्या करता है, सौर ऊर्जा को, सनलाइट को, है ना, वो सौर ऊर्जा बोली जाती है। सोलर एनर्जी को किस में परिवर्तित कर देता है, लाइट एनर्जी में परिवर्तित। घर की छतों पे देखे होंगे ना लगे, सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, सौर ऊर्जा में। क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई परेशानी प्यारे बच्चों नहीं। देखो यहाँ आकर ये एनर्जी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब बच्चों हम बात करते हैं पावर की। किसकी प्यारे बच्चों, पावर, और पावर को कहते हैं शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। इसकी सीधी सी डेफिनेशन है कि कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। जहां भी दर नाम आ जाए तो समझ जाना कुछ ना कुछ टाइम का फंडा है, टाइम का रिलेशन है इसके साथ। क्लियर है ना, रेट ऑफ वर्क डन ही क्या कहलाता है, कार्य करने की दर को ही क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P का मतलब क्या है बच्चों, पावर, शक्ति। दिस इज वर्क एंड दिस इज टाइम। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, मतलब आसान से शब्दों में समझो ना इसको, बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट है। 1 सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। तो जूल पर सेकंड।
और जूल पर सेकंड को एक रूप में बोला जाता है, जूल पर सेकंड को बोला जाता है वॉट। तो पावर की जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट क्या होती है, वॉट। कभी भी अगर ऑप्शन में वॉट आ जाए या जूल पर सेकंड आ जाए तो दोनों सही हैं कि सर एक को, अगर एक ऑप्शन में आएगा तो वही सही रहेगा। अगर दोनों, कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि दोनों ऑप्शन में दे देता है एसआई यूनिट, जब पूछे तो आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है प्यारे बच्चों वो आपको वॉट को देनी है। यू नो वाट इज द यूनिट ऑफ पावर। क्लियर है, क्लियर है ना। एक सेकंड में कितना कार्य किया जा रहा है यही क्या बोला जाता है, पावर बोली जाती है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यस एंड नो, क्लियर। यहां से कुछ टर्म्स देता है कि 1 हॉर्स पावर, आपने देखा होगा आपके घर में मोटर होगी, आपने सुना होगा आपका ट्यूबवेल होगा, है ना, जिन बच्चों के जो खेती बाड़ी करते होंगे तो आपने सुना होगा कि इतने हॉर्स पावर की मोटर है, इतने हॉर्स पावर की मोटर है। हॉर्स का मतलब घोड़ा, घोड़े में जैसी शक्ति होती है ना, तो उसी प्रकार दैट इज कॉल्ड हॉर्स पावर कहते हैं, इसको अश्व शक्ति कहते हैं। तो याद रखना कि 1 हॉर्स पावर में 746 वॉट होते हैं। कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं। तो सीधी सी बात है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 हॉर्स पावर पिछले 3 हॉर्स पावर, तो आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है, क्लियर है ना बच्चों। अब यहीं से हम इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी जानते हैं। किसके बारे में, इलेक्ट्रिक पावर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप घर के बिजली का खर्चा भी पता लगा सकते हैं कि आपके घर में कितना बिल आने वाला है। अगर आपको पता है कि हमारी लाइट इतने वॉट की है, पंखा इतने वॉट का, फ्रिज इतने वॉट का, एसी इतने वॉट का है, तो आप अपने घर का इतने घंटे चलता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो बिल है वो आने वाला कितना है। अगर आपको यूनिट का रुपया पता है कि आपके एरिया में या आपके प्रदेश में या स्टेट में इतना पर यूनिट पैसा है। देखो कैसे स्टूडेंट, देखो एक वॉट होता है, जैसे 1000 वॉट, क्या है 1000 वॉट। 1000 वॉट, इसी को हम क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। क्या कहते हैं, 1 किलोवाट। और इसी को हम कहते हैं एक आम भाषा में 1 यूनिट। सुना होगा ना, इतने यूनिट बिजली का मतलब इतने यूनिट बिल आया है घर में, इतने यूनिट बिल आया है। तो किस आधार पर आता है, 1000 वॉट। 1000 वॉट मतलब 1000, तो इसको हम कह सकते हैं 1 किलोवाट बराबर में 1 यूनिट के बराबर होता है। इतनी बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई टेंशन, दिक्कत बताइए प्यारे बच्चों। क्लियर है ना। यही मान अगर जूल में आपको निकालना हो तो जूल में कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, आपको पता है। देखो 1 किलोवाट इनटू में 1 घंटा। 1 किलोवाट, 1 यूनिट नहीं स्टूडेंट, 1 किलोवाट मतलब हावर, इसके ना आवर 1 घंटा, तो ये 1 यूनिट के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, वो गलती से बोल दिया है। 1 किलोवाट आवर बराबर किसके होता है, 1 यूनिट के होता है प्यारे बच्चों। 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा किसके यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 1000 वॉट इंटू में 1 घंटा 1 यूनिट के बराबर होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी प्यारे बच्चों, यस एंड नो बताइए। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं प्यारे बच्चों कि 1000, और आपको पता है कि पावर की जो यूनिट होती थी P इज इक्वल टू W बटे में T। W क्या होता था, वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, और समय की यूनिट क्या होती है, सेकंड, और इसी को तो हम क्या कहते थे, वॉट। तो इस वॉट की जगह मैं यहाँ पे जूल पर सेकंड लिख सकता हूँ, और इस घंटे की जगह स्टूडेंट 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं प्यारे बच्चों, 3600 सेकंड। कितने होते हैं, 3600 सेकंड। तो मैं इसको 1 यूनिट लिख सकता हूँ। बोलिए प्यारे बच्चों, यस एंड नो। अब इस सेकंड से ये सेकंड गायब, यस एंड नो। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो मैं लिख सकता हूं कि 36 गुना में 10 की पावर 5 जूल, 36 गुना में 10 की पावर 5 जूल। हाँ या ना। 1 यूनिट बराबर कितने जूल के होती है, 36 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल के। लेकिन
आसान बनाने के लिए आपके बिल को डायरेक्ट दे दिया जाता है कि भाई इतने यूनिट बिल है, इतने किलोवाट घंटा है ना, एक यूनिट में कितने 1 किलोवाट घंटा होते हैं। ये किस लिए क्यों नहीं दिया जाता? जैसे मान लो आपके घर में जैसे 60 यूनिट आ गई, 70 यूनिट आ गई, अब 60 से इसकी गुना करो, मतलब इतने इतने 0,000, तो उस कैलकुलेशन से बचने के लिए हमें डायरेक्ट दे दिया जाता है एक यूनिट का इतना पैसा, तो इतना बिल आपका आ गया। एक क्वेश्चन करें प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए पावर का एक क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ, 1 सेकंड बस निकाल लूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मैं निकाल लेता हूँ। देखो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा प्यारे बच्चों, मैं लिख देता हूँ आपके सामने। आपके घर में 4 बल्ब हैं, कितने प्यारे बच्चों? 4 बल्ब हैं, और जो ईच बल्ब जो प्रत्येक बल्ब है, ईच बल्ब 2 किलोवाट का है। कितने का है? 2 किलोवाट का है। और आपके घर में एक टीवी होगी, एलईडी होगा, है ना, वो कितने का है? 4 किलोवाट का। और आपके घर में एक एसी भी होगा या पंखा होगा, उसको मान लेते हैं 4 किलोवाट का। प्रतिदिन डेली, प्रतिदिन 3 घंटे चलते हैं। ये सारी चीज़ें कितने घंटे चलती हैं? 3 घंटे चलती हैं। तो आपको बताना है प्यारे बच्चों कि आपका 1 महीने का बिल कितना होगा, आपके घर का 1 महीने का बिल कितना आएगा। और इसके साथ साथ आपके क्षेत्र में जिस भी प्रदेश में आप रहते होंगे, जिस भी राज्य में रहते होंगे, वहाँ जो है वो है 10 रुपये पर यूनिट। क्या है? 10 रुपये पर यूनिट। 1 यूनिट का कितना बिल है? 10 रुपया। 4 बल्ब हैं, फिर दोबारा मैं डिफाइन कर देता हूँ, 4 बल्ब हैं, ईच बल्ब 2 किलोवाट का है, एक टीवी 4 किलोवाट का है, एक एसी। डेली ये सारे चीज़ें प्रतिदिन 3 घंटे चलती हैं, तो 1 महीने में आपके घर का बिल कितना होगा? जबकि आपके एरिया में 1 यूनिट कितने रुपए की है? 10 रुपये पर यूनिट है। तो आपको टोटल बिल बताना है, बताइए। बताइए प्यारे बच्चों, मैं बताऊं? नहीं बच्चों, सारी चीज़ें बता रखी हैं आपको, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो प्यारे बच्चों, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा अगली क्लास का। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट में जवाब दीजिएगा, और फिर अगली क्लास में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूं। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर, आज की क्लास में हमने अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्टिव तरीके से जाना। कुछ चीज़ें जो ट्रिक के माध्यम से हो सकती थी वो ट्रिक के माध्यम से की, जो लॉजिकली हो सकती थी वो लॉजिकली की, जो कंसेप्चुअली होती थी वो उस तरह से की। तो प्यारे बच्चों, इसी अंदाज में फिर आपसे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तो स्टूडेंट, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल स्टूडेंट। ओके, बाय बाय।